नमस्कार, मैं हूं ज्ञान तिवारी। आप देख रहे हैं मेंटोरियम आईएएस का यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे अंग्रेजों ने भारत में अपना साम्राज्य निर्मित किया। अंग्रेजों ने भारत में अपना साम्राज्य कैसे निर्मित किया, इसको लेकर यूपीएससी में कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्री में भी प्रश्न आएंगे और मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन कौन सी बातें पीटी में पूछी जा सकती हैं और कौन कौन सी बातें मुख्य परीक्षा में पूछी जा सकती है, हमें दोनों को देखना चाहिए। तो सबसे पहले आप हमारे साथ एक हेडिंग बनाएंगे, आंग्ल बंगाल संघर्ष, या इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं एंग्लो बंगाल राइवलरी। एंग्लो बंगाल, अंग्रेजों ने कैसे बंगाल में सत्ता स्थापित करी। तो हम सीधे बंगाल पे आ जाएं, उससे पहले हमें ये समझ ले थोड़ा सा शॉर्ट में कि अंग्रेजों ने भारत में सत्ता की स्थापना के लिए तरीके क्या अपनाए। तो अगर हम एक बड़े स्कोप से देखें, बड़े दृष्टि से देखें, जिसमें हम अंग्रेजों द्वारा भारत में सत्ता स्थापना के लिए जो कुछ भी किया गया था उन सब को अगर हम शामिल करें अपने डिस्कशन में, तो आप पाएंगे कि अंग्रेजों ने भारत में सत्ता की स्थापना के लिए दो तरीके अपनाए। एक तो सामान्य तरीका जो कि सभी अपनी सत्ता की स्थापना के लिए अपनाते ही हैं। सत्ता स्थापना का सबसे आसान तरीका सदियों से रहा है कि आप युद्ध करें और युद्ध करके सामने वाले राजा को पराजित करें और उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लें। तो अंग्रेजों ने ये जो सामान्य नीति है, अंग्रेजों की जो या किसी भी राजा की जो सामान्य नीति रही है दूसरे के क्षेत्रों को अपने में शामिल करने की, वो अंग्रेजों ने भी किया। तो अगर हम अंग्रेजों द्वारा साम्राज्य स्थापना, या जो हम लोगों ने हेडिंग ली है ना, ये हेडिंग बहुत उपयुक्त नहीं है जिस मुद्दे की हम लोग बात करने चल रहे हैं। तो इसको थोड़ा हम हेडिंग को चेंज कर लेते हैं ना। हमारा हेडिंग है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। अब बहुत सावधानी से समझिएगा, तो आपको बहुत सारी चीजें नई इसमें सीखने को मिलेंगी। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना पर अगर हम चर्चा करें तो हम पाएंगे कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना दो तरह से की गई। अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना दो तरह से की। पहला उन्होंने क्या किया, पहला उन्होंने, जैसा कि मैंने कहा कि सभी युद्ध का सहारा लेते हैं, तो पहली पॉलिसी क्या रही उनकी, पॉलिसी ऑफ वॉर, युद्ध नीति, या इसको आप कहेंगे पॉलिसी ऑफ वॉर, युद्ध की नीति। युद्ध की नीति के द्वारा इन्होंने किनका किनका विलय किया अपने साम्राज्य में। तो युद्ध की नीति के माध्यम से सबसे पहला इन्होंने बंगाल को अपने प्रभाव में लिया। बंगाल चूंकि सबसे पहले अंग्रेजी अंग्रेजी गतिविधियों का केंद्र बना, सबसे पहले व्यापारी कंपनियां वहां, व्यापारी कंपनी अंग्रेजों की आई और धीरे धीरे करके बंगाल से सोरे के व्यापार, चावल के व्यापार, नील के व्यापार, इन सब पर प्रभाव बनाया और धीरे धीरे करके वहां की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करके बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया। बंगाल के बाद जो दूसरा इनका सेंटर बना वो था मैसूर, और मैसूर के बाद तीसरा इनका सेंटर बना इनकी पावर स्टैब्लिशमेंट का या इनके पावर के एक्सपेंशन का, वो था मराठा क्षेत्र, फिर सिंध, और सिंध के बाद पंजाब। तो अगर आपसे ये मतलब वो इंडियन पावर्स है जिनके साथ पॉलिसी ऑफ वॉर फॉलो की गई, युद्ध की नीति का पालन किया गया, जिनको युद्ध की नीति के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य का भाग बनाया गया। लेकिन हम जानते हैं कि और भी कई सारी तरह की पॉलिसीज के माध्यम से अंग्रेजों ने अलग अलग राज्य क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। इनमें से जो पॉलिसी रही उसमें दो प्रमुख पॉलिसी रही। हालांकि शुरुआत में एक पॉलिसी अपनाई गई जिसे पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस कहा जाता है, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, या इसको कहते हैं हिंदी में सुरक्षित घेरे की नीति। सुरक्षित घेरे की नीति का उद्देश्य था कि हमारा जो छोटा सा साम्राज्य बना है, अंग्रेज ये सोच रहा था कि हमारा जो एक नवजात साम्राज्य बना है ये भारत के दूसरे राज्यों से सुरक्षित रहे, साथ ही साथ फ्रांसीसियों से भी सुरक्षित रहे, मतलब कोई भी हमारे इस नवजात राज्य पर अपना प्रभाव स्थापित न करने पाए। इसलिए हम अपने पास आस पड़ोस के राज्यों के साथ एक ऐसी मित्रता का वातावरण निर्मित करें जिससे हमारे चारों ओर एक सुरक्षित घेरे का निर्माण हो सके। ये पॉलिसी थी वॉरेन हेस्टिंग्स की, जो कि 1772 में भारत में आता है। वॉरेन हेस्टिंग्स की इसी पॉलिसी को फ्रैंकोफोबिया नाम की बीमारी से ग्रस्त एक अंग्रेज गवर्नर हुआ जिसका नाम था, अंग्रेज गवर्नर जनरल हुआ जिसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। उसने एक पॉलिसी अपनाई, लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनी एक पॉलिसी अपनाई जिसे सब्सिडियरी अलायंस कहा जाता है, या इसको आप कह सकते हैं पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। हिंदी में कहेंगे इसको सहायक संधि की नीति। तो एक पॉलिसी पहले क्या चली, पहले पॉलिसी बनाई गई सुरक्षित घेरे की, और सुरक्षित घेरे की नीति को ही थोड़ा और आगे बढ़ाकर क्या कर दिया गया, उसी पॉलिसी में थोड़े और बेहतरीन चेंजेस ले आकर या ऐसे परिवर्तन करके जो अंग्रेजों के पक्ष में हो,
उसी पॉलिसी को थोड़ा रिनोवेट किया गया और उसका नाम रख दिया गया सहायक संधि की नीति। और आगे चलकर यही पॉलिसी जो सहायक संधि की नीति है या जो सब्सिडियरी अलायंस है, यही और ज्यादा खराब हो गए डलहौजी के टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से हो जाएगी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हम इसको हिंदी में राज्य हड़प की नीति कह सकते हैं, राज्य हड़प की नीति। तो हम लोग इस पूरे लेक्चर में या जो हम ये सीरीज रहेगी या जो मेन हेडिंग है हमारी कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, इसी को समझने के क्रम में हम धीरे धीरे करके बिंदुवार तरीके से इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। इनमें से आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंग्लो बंगाल या बंगाल में कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पावर एस्टैब्लिश करी, इस मुद्दे पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को और ये पता लगाते हैं कि बंगाल में कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सत्ता की स्थापना करी, है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये, पहले हम बहुत पीछे अगर चले जाएं तो बंगाल जो है जिसको हम लोग बंगाल कह रहे हैं या जिस बंगाल की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जियोग्राफिकली वो वर्तमान समय में किन किन हिस्सों को कवर कर रहा है। तो वर्तमान समय का जो बांग्लादेश है, वर्तमान समय का जो वेस्ट बंगाल है, वर्तमान समय का झारखंड, उड़ीसा, बिहार और थोड़ा पार्ट एंड सम पार्ट ऑफ असम, ये इतने राज्यों को, ये इतने क्षेत्रों को मिलाकर एक राज्य बनता था जो मध्यकाल से ही स्वतंत्र और कभी अर्ध स्वतंत्र राज्य के रूप में व्यवहार करता था, उसको हम बंगाल कह रहे थे। तो ये समझ के आपको, ये जान के आपको समझ में आ रहा होगा कि बंगाल कितना बड़ा राजनीतिक क्षेत्र था और क्यों अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल को चुना। तो बहुत बड़ा प्रांत था, एक कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि अंग्रेजों का प्रभाव सबसे पहले बंगाल में रहा, वहां से उनके व्यापारिक संपर्क रहे, जिसके कारण से उन्होंने बंगाल पर अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया। तो पहले आपने जाना कि बंगाल इतना बड़ा राज्य क्षेत्र था। फिर आप आगे आगे देखेंगे तो आप पाएंगे कि औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। पीछे हम लोगों ने बात करी थी जब मुगल साम्राज्य का पतन पड़ रहे थे, तो मार्च 1707 है ना, मार्च 1707 की जो डेट है ये क्या है, ये डेथ ऑफ औरंगजेब है। और आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, आप कहते हैं कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर हुआ, मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ। और मुगल साम्राज्य के विघटन का रिजल्ट क्या होगा, बहुत सारे रीजनल पावर्स खड़ी हो जाएंगी और बहुत सारी रीजनल पावर्स में से कुछ रीजनल पावर्स ऐसी होंगी जो कभी मुगलों के गवर्नर के रूप में, गवर्नर प्रोविंस के रूप में थे, और जब उन्होंने केंद्रीय मुगल सत्ता को कमजोर होते हुए देखा तो अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया। इसी तरह के राज्यों में बंगाल भी था। मतलब बंगाल क्या था, मुगलों के अधीन था और मुगलों के अधीन एक प्रांत था जहां पर मुगलों के द्वारा अपॉइंट किया गया एक गवर्नर शासन करता था, लेकिन केंद्रीय मुगल सत्ता के कमजोर होने का लाभ उठाकर उस गवर्नर ने अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर दिया और स्वतंत्र राजा की तरह से व्यवहार करने लगा। और इस तरह से स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना हुई। तो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, अगला काम क्या हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब बंगाल बिकेम द, बंगाल बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। और स्थापित किया किसने इसको, तो वो थे अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के नेतृत्व में ये स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। अलीवर्दी खान जो थे ये गवर्नर थे बंगाल के, मुगलों के अधीन थे, लेकिन मुगलों की कमजोरी का लाभ उठाकर इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया। लेकिन इनको कोई बच्चा नहीं था, मतलब बच्चे, बेटियां थी इनके पास, 3 बेटियां थी, इनको कोई वैध मेल उत्तराधिकारी नहीं था इनके पास। इनकी 3 बेटियां थी, एक का नाम था घेसीटी बेगम, घेसीटी बेगम की कोई संतान नहीं थी। इनकी 2 और बेटियां थी, एक का नाम था मैमूना बेगम और एक का नाम था अमीना बेगम। मैमूना बेगम से एक बेटा हुआ जिसका नाम था शौकत जंग। मैमूना बेगम से इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था शौकत जंग। और जो इनकी तीसरी बेटी थी जिनका नाम अमीना बेगम था, उनसे एक बेटा हुआ सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला टेक्निकली ज्यादा समझदार था और ऐसा अलीवर्दी खान को लगता था कि यही हमारा उत्तराधिकारी बनना चाहिए।
तो अलीवर्दी खान के बाद अगला उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला हुआ। सिराजुद्दौला कौन है? सिराजुद्दौला है नाती, किसका? ग्रैंडसन है, किसका? अलीवर्दी खान का। ये बात समझ में आ रही है? अलीवर्दी खान का ग्रैंडसन है ये, अलीवर्दी खान की बेटी का बेटा है। और एक बेटा और है, इसलिए अभी आगे आपको बैटल ऑफ प्लासी को समझने में सहायता मिलेगी अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो इस बात को थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं ना कि आपको आसानी रहे। तो अलीवर्दी खान के टाइम में बंगाल इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में स्टैब्लिश हुआ। अलीवर्दी खान की 3 बेटियां थी। एक का नाम हम लोगों ने देखा, जिनका नाम घेसीटी बेगम था। इनका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। तो घेसीटी बेगम कोई बच्चा नहीं था, घेसीटी बेगम निसंतान थी। इसके बाद इनकी एक बहन थी जिनका नाम था मामूना बेगम, मामूना बेगम। और एक इनकी और बेटी थी जिनका नाम था अमीना बेगम। जो अमीना बेगम थी, इनसे इनको एक बेटा था। अमीना बेगम का एक बेटा था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। अमीना बेगम के बेटे का नाम क्या था? सिराजुद्दौला था। और मामूना बेगम के बेटे का नाम शौकत जंग था। और अभी जब ये जिंदा ही था, जब अलीवर्दी खान जिंदा था, उसी समय में उसने अपना उत्तराधिकारी निर्धारित कर दिया था। और अलीवर्दी खान ने अपना उत्तराधिकारी किसको निर्धारित किया था? अलीवर्दी खान ने अपना उत्तराधिकारी निर्धारित किया था सिराजुद्दौला को। और अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बिकेम द नेक्स्ट नवाब ऑफ द बंगाल। बंगाल का अगला नवाब के रूप में इसे नियुक्त किया गया 10 अप्रैल 1756 को। 10 अप्रैल 1756 को कौन नवाब बन गया? नवाब बन गए सिराजुद्दौला। कहाँ के नवाब बन गए? बंगाल के नवाब बन गए। सिराजुद्दौला के समक्ष कुछ स्थितियां ऐसी हुई कि इनको आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ा। और इस आंतरिक संघर्ष में इनकी सत्ता को चुनौती देने वाला व्यक्ति कौन आएगा? इनकी सत्ता को चुनौती देने वाला एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम है शौकत जंग। अभी हमने कहा था ना कि अभी ये बैटल ऑफ प्लासी से जुड़ेगा जाके, ये जानकारी बैटल ऑफ प्लासी के साथ अभी कनेक्ट करेगी, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। अलीवर्दी खान की 3 बेटियां थी, घसीटी बेगम, मामूना बेगम, अमीना बेगम। ये अलीवर्दी खान कौन थे? अलीवर्दी खान गवर्नर थे। कहाँ पे गवर्नर थे? बंगाल के गवर्नर थे, अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर औरंगजेब की मृत्यु के बाद डिक्लाइन होने लगा। उसके डिक्लाइन होने के कारण से अलीवर्दी खान ने उसका लाभ उठाया और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में, या बंगाल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में स्टैब्लिश किया। उनको कोई मेल हेयर नहीं था उनके पास, कोई उनके पास पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था। उनकी 3 बेटियां थी, घसीटी बेगम, मामूना बेगम, अमीना बेगम। मामूना बेगम से एक बेटा था शौकत जंग, और उनकी दूसरी बेटी अमीना बेगम का एक बेटा था सिराजुद्दौला। घसीटी बेगम का कोई बच्चा नहीं था। अलीवर्दी खान ने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया? सिराजुद्दौला को। ये देखते हुए कि सिराजुद्दौला ज्यादा काबिल है, उन्होंने सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बनाया। सिराजुद्दौला 10 अप्रैल 1756 के बाद बंगाल का नवाब बना। सबसे पहले उसे जिस स्थिति का सामना करना पड़ा वो था बंगाल का आंतरिक संघर्ष, सत्ता के लिए आंतरिक संघर्ष। इस आंतरिक संघर्ष में 2 लोग शामिल थे, है ना? बंगाल के इस आंतरिक संघर्ष में, सत्ता के आंतरिक संघर्ष में, हम लोग बंगाल में पहुंचेंगे कहां अभी चल के? अभी हम लोग चल के पहुंचने वाले हैं बैटल ऑफ प्लासी पे। तो सत्ता के लिए एक आंतरिक संघर्ष की शुरुआत हुई। इस आंतरिक संघर्ष के 2 पक्ष थे। एक पक्ष था सिराजुद्दौला, जिसको कि टेक्निकली नवाब घोषित किया गया था, या ये वास्तव में अलीवर्दी खान का प्यारा था और अलीवर्दी खान ने ही अपने जीवन में ही इसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो दरबार के बाकी लोग जो थे वो सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी के तौर पर स्वीकार करने के लिए बाध्य थे। तो एक पक्ष तो सिराजुद्दौला था। दूसरे पक्ष में शौकत जंग भी चाहता था कि वो नवाब बन जाए। और शौकत जंग की इस इच्छा को पूरा करने में कई लोग सहयोग देना चाहते थे, क्योंकि इस दुनिया में काबिल लोगों के दोस्त कम होते हैं, नाकाबिल लोगों के दोस्त ज्यादा होते हैं। नालायकों के दोस्त इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि हर व्यक्ति उस नालायक से अपना लाभ उठाना चाहता है। और आप जितने ज्यादा टैलेंटेड होते जाएंगे उतने ही आपके दोस्त कम होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप किसी के लिए सामग्री के रूप में काम नहीं कर पाएंगे। जब आप किसी के लिए सामग्री के नहीं बन पाएंगे तो कोई आपसे दोस्ती
करेगा नहीं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, है ना। तो शौकत जंग जो है ये नाकाबिल था, इसलिए बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि अगर शौकत जंग उत्तराधिकारी बनेगा, नवाब बनेगा, तो हम अपनी पावर इंजॉय करेंगे, हम अपनी पावर इंजॉय करेंगे। और ऐसा करने के क्रम में तीन नाम बहुत महत्वपूर्ण है। पहला था घेसीटी बेगम। घेसीटी बेगम क्या चाह रही थी? घेसीटी बेगम चाह रही थी कि अगला उत्तराधिकारी शौकत जंग बन जाए। शौकत जंग बन जाएगा तो हमारा प्रभाव बना रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो घेसीटी बेगम पहली पहली समर्थक इनकी कौन थी? पहली समर्थक इनकी घेसीटी बेगम थी। मामूना बेगम को तो आप रख ही लीजिए, क्योंकि मामूना बेगम के सगे पुत्र थे, तो मामूना बेगम तो चाहेंगे ही, या वो लोग जो मामूना बेगम के मित्र हैं, या वो लोग जो मामूना बेगम के साथ ज्यादा घनिष्ठ संबंध रखते हैं, वो सब ये चाह रहे होंगे कि शौकत जंग ही अगला राजा बन जाए। घेसीटी बेगम के अलावा इनके दीवान थे राजबल्लभ, वो भी ये चाह रहे थे कि सिराजुद्दौला को हटाकर शौकत जंग नवाब बन जाए। और अंग्रेज भी ये चाह रहे थे। और इससे पहले आप देखेंगे तो अंग्रेजों ने आंतरिक शासन में थोड़ा बहुत हस्तक्षेप किया भी था। जैसे कर्नाटक के संदर्भ में देखिएगा तो ये वही टाइम है जब कर्नाटक के आंतरिक मामलों में फ्रांसीसी और वो संघर्ष कर रहे हैं। और फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच के संबंध वैसे ही थे जैसे कोल्ड वॉर में रूस और अमेरिका के संबंध थे, कि अगर किसी भी पक्ष में अमेरिका चला जाए तो रूस उसके विरोध में ही जाएगा, या रूस किसी पक्ष में चला जाए तो अमेरिका उसके विपक्ष में ही जाएगा। ऐसा नैतिक दबाव रहता था उनको अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए। तो जो सिराजुद्दौला था, हमने कहा कि अंग्रेज यहां चले गए तो इसका साथ देने के लिए कौन आएंगे? फ्रांसीसी आएंगे। और फ्रांसीसी आएंगे तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में तनाव न सिर्फ भारत में चल रहा था बल्कि यूरोप में भी चल रहा था। और यूरोप में उनके जो तनाव चलते थे उसका प्रभाव भारत के आंतरिक राजनीति पर बहुत गहरे से पड़ता था। तो एक तो सत्ता का आंतरिक संघर्ष चल रहा था। सत्ता के इस आंतरिक संघर्ष के अलावा और भी कई कारण और कई स्थितियां ऐसे निर्मित हुई जिनके चलते अंग्रेजों को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला, या यूं कह लो कि बंगाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। वो क्या हुआ? ऐसा हुआ कि एक मुद्दा था, हालांकि वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं था लेकिन बड़ा बना दिया उसको अंग्रेजों ने। अंग्रेज सेंट फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रहे थे। सेंट फोर्ट विलियम मतलब कलकत्ता। कलकत्ता मतलब कि सूतानाती, गोविंदपुर, कोलिकाता नाम के तीन गांव थे, जिसे जॉब चारनाक नाम के एक अंग्रेज को जमींदारी के रूप में अलीवर्दी खान ने दिया था। वहीं पर उन्होंने अपना एक व्यापारिक कैंप बनाया, अपना एक ट्रेडिंग कैंप बनाया। उसी ट्रेडिंग कैंप को वो लोग फैक्ट्री बोलते थे। हालांकि फैक्ट्री शब्द इस पीरियड में आप सुनेंगे तो उसका मतलब ऐसी किसी यूनिट से नहीं लगाएंगे जहां पे प्रोडक्शन किया जाता था, बल्कि वो एक ऐसी यूनिट होती थी जहां से वो भारत से जो सामान खरीदते थे उसको रखते थे, और जो वो यूरोप से सामान लेकर आते थे भारत में बेचने के लिए उसको भी वहां स्टोर करते थे। तो जिसको फैक्ट्री कह रहे हैं एक्चुअली वो स्टोर है, वो एक्चुअली उनका वेयर हाउस है। तो सेंट फोर्ट विलियम नाम से एक अपना वेयर हाउस बना रहे थे, या यूं कह लो कि अपनी एक फैक्ट्री बना रहे थे। बना लिया था उन्होंने, मैंने बताया कि सूतानाती, गोविंदपुर, कोलिकाता नाम के तीन गांव थे जिनको धीरे धीरे करके डेवलप करके सेंट फोर्ट विलियम डेवलप किया गया। अच्छा, वहां पर बहुत सारे भारतीय भी रहने के लिए चले जाएंगे क्योंकि वो यूरोपियंस के साथ ट्रेड करते हैं, क्योंकि वो भारतीयों के साथ व्यापार करते हैं। तो दोनों का वो एक जंक्शन बन जाएगा जहां पर भारतीय व्यापारी और यूरोपियन व्यापारी एक साथ मिलेंगे, अंग्रेज व्यापारी एक साथ मिलेंगे, और इसका बहुत गहरा प्रभाव भी मिलेगा, इसका बहुत बड़ा फायदा भी मिलेगा इन लोगों को। तो बात यह है कि बंगाल सेंटर बन गया था ट्रेडिंग का, जहां पर बहुत बड़े व्यापारी भारत के भी और यूरोप के भी एक दूसरे के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान किया करते थे। वहां वो अपनी किलेबंदी को सुरक्षित कर रहे थे, और ऐसी किलेबंदी कर रहे थे जिसको कि भारतीय शक्तियों के लिए भी चैलेंजिंग हो जाता, खासतौर से सिराजुद्दौला के लिए। और सिराजुद्दौला का एक दिक्कत यह भी थी कि सिराजुद्दौला के सत्ता के विरुद्ध चैलेंज करने वाले व्यक्ति को वो साथ दे रहे थे, शौकत जंग का वो साथ दे रहे थे। हालांकि सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को हराकर मार दिया, लेकिन फिर भी ये मन में तो रहेगा कि नहीं, आप हमारे विरोधी के पक्ष में थे। तो इन सब कारणों पे चलते सिराजुद्दौला ने संदेशा भिजवाया, दो तीन बार संदेशा भिजवाया कि आप जो है सेंट फोर्ट विलियम की किलेबंदी को एक लेवल से ऊपर मत ले जाइए, अब इससे ज्यादा किलेबंदी मत करिए। लेकिन अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने से हीला हवाली दिखाई, और पालन करने के प्रति कोई जागरूक दृष्टि नहीं दिखाई, जिसके कारण से नाराज हो जाते हैं। और नाराज होकर ये क्या करेंगे? ये हमला कर देंगे। कासिम बाजार कोठी थी जिस पर ये हमला कर देंगे अंग्रेजों की, 4 जून 1756 को। तो सत्ता का आंतरिक संघर्ष चल रहा था, इसी में 4 जून 1756
क्या होगा, कासिम बाजार कोठी पर हमला कर दिया जाएगा। एकदम क्रमिक रूप से आप समझते चलिए कि कैसे कैसे होगा। कासिम बाजार कोठी पर हमला किया, किसने किया ये हमला, अलीवर्दी खान ने किया। अलीवर्दी खान के इस हमले का उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों को कमजोर करना। और जल्दी ही इन्होंने कलकत्ता पर भी हमला कर दिया। कासिम बाजार कोठी में लूटपाट करके फिर कलकत्ता पर हमला कर दिया अगले ही दिन। और इस कलकत्ता पर हमले का परिणाम क्या हुआ, इस पूरी प्रक्रिया में अंग्रेजों की पराजय हुई। परिणाम क्या हुआ, अंग्रेजों की पराजय हुई। अब बात यह है कि अंग्रेजों की इस पराजय का क्या लाभ मिलेगा, अली क्या लाभ मिलेगा सिराजुद्दौला को। तो मुद्दा यह है कि कोई खास लाभ ये अर्जित कर नहीं पाए। अंग्रेजों की पराजय होती है और इस पराजय के बाद अंग्रेज कहां जाएंगे, अंग्रेज समुद्री क्षेत्र में चले जाएंगे, समुद्री क्षेत्र में शरण देंगे। और समुद्री क्षेत्र में अंग्रेजों से ताकतवर उस समय पूरी दुनिया में कोई नहीं था। समुद्री क्षेत्र में शरण लेंगे और इस शरण के लिए एक जगह है, एक फुल्टा आइलैंड था, फुल्टा द्वीप था, जहां पर अंग्रेज जाकर शरण लेते हैं। फुल्टा द्वीप पर अंग्रेज अपना बचाव करते हैं और यहां से फिर वो संपर्क साधना शुरू करते हैं, अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और कुछ उनके साथ सेना और भेजी जाती है, अंग्रेजों कुछ और अंग्रेजी सेना भेजी जाती है जो उस समय मद्रास के क्षेत्र में तैनात रहती है। लॉर्ड क्लाइव के साथ वो सेना आती है और उस सेना के साथ फुल्टा आइलैंड से ये लोग फिर से कलकत्ता पर हमला कर देते हैं। और कलकत्ता पर हमला करने के बाद, अच्छा एक और चीज इसमें जानते चलते हैं, तब कलकत्ता का हमला थोड़ा जस्टिफाई करने की स्टोरी इनको मिल जाती है। ये जब 4 जून का हमला करते हैं तो कलकत्ता पर कब्जा करने के बाद ये 146 अंग्रेजों को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। कौन ले लेता है, 146 अंग्रेजों को अपने नियंत्रण में ले लेता है सिराजुद्दौला। हालांकि सिराजुद्दौला व्यक्तिगत रूप से तो नियंत्रण में नहीं लिया होगा, सिराजुद्दौला के जो अधिकारी थे उनके कब्जे में आए होंगे, उनके पकड़ में 146 अंग्रेज आए होंगे। और ऐसा एक इतिहासकार है या ऐसा एक अंग्रेज है जिसका नाम है हॉलवेल। वो ये बताता है कि ये 146, वो हॉलवेल जो है सर्वाइवर है, आगे हम बता रहे हैं कि किससे सर्वाइवर है। हॉलवेल बताता है कि 146 जिन 146 लोगों को बंदी बनाया गया था, उन 146 लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। 18x10 का 18x14 का कमरा था, मतलब कि बहुत छोटा कमरा था जिसमें 146 लोगों को बंद कर दिया गया। और आप देख रहे हैं कि जून का महीना है और जून के महीने में भारत में मानसून एक्टिव रहता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, गर्मी बहुत ज्यादा रहती है। तो इसमें 146 लोगों को बंदी बना दिया गया। बहुत गर्मी, उमस और घुटन के कारण इसमें से 123 लोग मर गए, केवल 23 लोग ही जिंदा बचे। इन्हीं जिंदा बचने वाले लोगों में एक व्यक्ति हॉलवेल भी था। हॉलवेल के अलावा और किसी ब्रिटिश रेफरेंस में या किसी भारतीय रेफरेंस में इस घटना की कोई जानकारी नहीं मिलती। इसलिए कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि ऐसा जानबूझकर हॉलवेल ने दिखाया है जिससे जिससे आगे जो अंग्रेज बेईमानी कर रहा है भारत में वो जस्टिफाइड हो जाए। अभी बैटल ऑफ प्लासी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने बहुत बेईमानी करी भारत के साथ। प्लासी करीब पूरी तरह से बेईमानी की जीत थी, इसमें किसी भी तरह से पावर का जीत नहीं थी। तो इसमें से केवल 23 लोग जिंदा बचते हैं, इन 23 में हॉलवेल भी था। इस बात को यहीं छोड़ देते हैं, फिर उसी मुद्दे पे आते हैं कि फुल्टा आइलैंड पर क्या होगा। फुल्टा द्वीप पर अंग्रेज अपनी सेना को पुनः संगठित करेंगे। फुल्टा द्वीप पर सेना का पुनः संगठन होगा और सेना के इस पुनः संगठन का परिणाम क्या होगा, सेना के इस पुनः संगठन का परिणाम यह होगा कि इनके पास एक बहादुर व्यक्ति आ जाएगा जिसका नाम है क्लाइव। ये बहादुर है, दूरदर्शी है, सक्षम है और ये हमला कर देगा किस पर, कलकत्ता पर। तो क्लाइव के नेतृत्व में इस सेना ने फिर से कलकत्ता पर हमला कर दिया और कलकत्ता पर हमला करने के बाद कलकत्ता पर कब्जा भी कर लिया। और कलकत्ता पर कब्जा करने के बाद फिर आगे की प्रक्रिया पर इन्होंने बल देना प्रारंभ किया। तो कलकत्ता पर कब्जा करके और मानिक चंद को कलकत्ता का राजा नियुक्त कर दिया गया। मानिक चंद को कलकत्ता का राजा नियुक्त कर दिया गया। कलकत्ता पर कब्जा हुआ, मानिक चंद राजा नियुक्त हुए कलकत्ता के। अब यहां से अंग्रेज फिर से अपनी स्थिति को, हालांकि अंग्रेज की स्थिति फिर से मजबूत हो ही गई,
लेकिन अब उस स्थिति को और मजबूत करने का प्रयास करेगा और वो एक ऐसा षड्यंत्र निर्मित करने का प्रयास करेगा जिससे कि भविष्य में इस तरह की समस्या दोबारा ना होने पाए। और दोबारा इस तरह की समस्या ना होने पाए इसका एकमात्र रास्ता था कि हम पूरी तरह से सिराजुद्दौला को, मतलब अंग्रेज पूरी तरह से सिराजुद्दौला को पराजित कर दे। अंग्रेज पूरी तरह से सिराजुद्दौला को पराजित करे, इतनी क्षमता अंग्रेज में थी नहीं, अंग्रेजी सेना में इतनी पावर नहीं थी, अंग्रेजी सेना के पास जो सैनिक थे उनकी संख्या इतनी कम थी कि वो सिराजुद्दौला को पूरी तरह से पराजित करने की स्थिति में नहीं थे। तो जब आप सिराजुद्दौला को पूरी तरह से पराजित नहीं कर सकते तो फिलहाल तो संधि करिए, ताकि पहले से जो आपको व्यापारिक अधिकार मिले हुए थे, जो आपकी पहले की स्थिति थी, वो बहाल हो। पहले की स्थिति को बहाल करने के लिए 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक संधि होती है। इस संधि का नाम होता है अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि के द्वारा सिराजुद्दौला को यह मानना पड़ा कि सिराजुद्दौला द्वारा किया गया युद्ध गलत था। अब आप देखिए कि कितना खराब बात है ये कि सिराजुद्दौला के क्षेत्र में ही कब्जा किया। सिराजुद्दौला ने जब उनको रिटेलिएट किया तो सिराजुद्दौला से कहा कि आप जो है युद्ध हार जाना दीजिए हमको। तो सिराजुद्दौला को और अधिक कमजोर करने के लिए एक तो अलीनगर की संधि हुई, कलकत्ता पर कब्जा किया, कलकत्ता पर कब्जा के साथ साथ अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर भी कब्जा कर लिया। चंद्रनगर पे कब्जा करने का मतलब क्या था? चंद्रनगर पर नियंत्रण स्थापित करने का मतलब यह था कि फ्रांसीसियों को भी ईस्ट कोस्ट पे कमजोर कर दिया। वेस्ट कोस्ट पे फ्रांसीसियों को पहले ही कमजोर किया जा चुका था, ईस्ट कोस्ट पे फ्रांसीसियों की स्थिति थोड़ा ठीक थी। तो चंद्रनगर पर नियंत्रण करने से क्या हुआ? फ्रांसीसी कमजोर हुए। और पीछे वाली बात को याद रखिएगा तो आपको पता चलेगा कि फ्रांसीसी किसके मित्र थे? सिराजुद्दौला के मित्र थे। तो फ्रांसीसी कमजोर हुए और फ्रांसीसियों के कमजोर होने का परिणाम क्या होगा कि सिराजुद्दौला भी कमजोर होगा। हालांकि अभी भी अंग्रेजों की स्थिति इतनी मजबूत नहीं हुई है कि वो सिराजुद्दौला पर सीधे आक्रमण करके सिराजुद्दौला को पराजित कर दें। तो अभी हम लोग आ गए हैं बैटल ऑफ प्लासी में कि प्लासी का युद्ध कैसे हुआ। तो ये पृष्ठभूमि थी कि प्लासी का युद्ध कैसे निर्मित हुआ, प्लासी के युद्ध तक की स्थिति कैसे बनती है, क्यों प्लासी का युद्ध हुआ, आप ऐसे कह सकते हैं। तो प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि में आपने इतनी सारी बातें समझी कि कैसे बंगाल स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ, कैसे फिर उसमें सिराजुद्दौला सत्ता में आया, सिराजुद्दौला के समक्ष क्या क्या चुनौतियां थी, अंग्रेज कैसे इस पूरे नाटक में आए, पूरे घटनाक्रम में अंग्रेज कहाँ से आए, फिर अंग्रेजों का क्या दृष्टिकोण रहा। इन सारे मुद्दों पर आपने एक समझ विकसित करी। अलीनगर की संधि द्वारा उनके पहले जो व्यापारिक अधिकार थे पुनः बहाल कर दिए गए, उनकी जो स्थिति थी पहले जैसी अंग्रेजों की वैसी ही बनी रह गई, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अब मुद्दा यह है कि फिर आगे क्या होगा। आगे हमने कहा कि अंग्रेजों के पास दो विकल्प था। पहला विकल्प था कि अलीनगर की संधि के बाद उन्होंने अपनी स्थिति को बेहतर बना लिया, कलकत्ता में अपने 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 हिस्से पर फिर से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। कलकत्ता उन्हीं के द्वारा बनाया गया था, उस पर उन्होंने फिर से अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। तो कलकत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद अब आगे हमें बंगाल में फिर से ऐसी स्थिति ना निर्मित होने पाए, इसके लिए क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में हम बताना चाह रहे हैं कि अंग्रेजों के पास दो विकल्प थे। पहला विकल्प क्या था अंग्रेजों के पास? पहला विकल्प यह था कि अंग्रेज इसके बाद 9 फरवरी अलीनगर की संधि के बाद, अलीनगर की संधि के द्वारा पुरानी स्थिति फिर से बहाल हो गई, पुरानी स्थिति पुनः बहाल हो गई। पुरानी स्थिति पुनः बहाल हो गई, है ना। लेकिन अब इसके बाद अंग्रेजों के पास दो विकल्प थे। दोबारा ऐसी स्थिति निर्मित ना होने पाए इसके लिए अंग्रेजों ने दो विकल्पों पर विचार किया। पहला विकल्प था प्रत्यक्ष युद्ध, और प्रत्यक्ष युद्ध के लिए क्लाइव ने ब्रिटेन से संपर्क किया। क्लाइव ने यह प्रयास किया कि हमको कुछ और सैनिक अगर ब्रिटिश सरकार दे दे, ब्रिटेन से कुछ और सैनिक हमारी सहायता के लिए भेज दिए जाए, तो यहाँ हम सिराजुद्दौला को डायरेक्टली अटैक करके, सीधे युद्ध करके और हम बंगाल पर अपना प्रभाव स्थापित कर सकते हैं। दूसरा क्या था? इसमें हमने कहा प्रत्यक्ष युद्ध के लिए क्लाइव ने संपर्क किया किससे? क्लाइव ने संपर्क किया ब्रिटेन से। लेकिन ब्रिटेन ने क्लाइव के प्रस्ताव में कोई खास दिलचस्पी नहीं ली। जब कोई खास दिलचस्पी नहीं ली गई तो आगे क्या किया जाए? आगे करने के लिए क्लाइव ने क्या किया? दूसरा रास्ता था, प्रत्यक्ष युद्ध में अगर जीत नहीं मिले तो आप क्या करते हैं? आप षड्यंत्र करते हैं। और सभी यही करते हैं, चाहे वो क्लाइव हो चाहे वो
आप हो, हम हो, कोई भी हो, अगर आप डायरेक्टली किसी को, हालांकि अच्छा तो ये हो कि आप किसी को हराने के चक्कर में पड़े ही ना, है ना, क्योंकि ये जीवन किसी को हराने जिताने के लिए नहीं है। यहाँ सब अपना टाइम पास कर रहे हैं, यहाँ सब जो है एक साथ मिलकर जिए तो वो ज्यादा बेहतर दुनिया बन पाएगी। संघर्ष जो है अंततः मनुष्य को ही मारता है, और मरता आदमी है अंत में, है ना, तो किसी को हराने जिताने के चक्कर में ना रहे तो वो ज्यादा बेटर लाइफ रहेगी। लेकिन अगर आप किसी से युद्ध में हैं और आप जानते हैं कि आप डायरेक्टली उसको नहीं हरा पाइएगा, तो जिसको आप डायरेक्ट नहीं हरा पाते हैं उससे हमेशा क्या करते हैं, षड्यंत्रों के माध्यम से लड़ने का प्रयास करते हैं। तो अंग्रेजों ने भी वही किया, रॉबर्ट क्लाइव ने भी वही किया, और षड्यंत्र किया, और षड्यंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया। क्यों मिला लिया? क्योंकि मीर जाफर इस लालच में था कि वो बंगाल का नवाब बन जाए। अंग्रेजों ने कहा बिल्कुल हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे, लेकिन आपको हम अपना गधा बना के रखेंगे। तो मीर जाफर को क्लाइव का गधा कहा जाता है। तो क्लाइव ने कहा कि हम आपको अपना गधा बनाकर रखेंगे, आपके पीठ पे हम सवारी करेंगे, जिधर हम आपको मोड़ देंगे उधर चलना होगा आपको, और अंग्रेजी साम्राज्य का, बंगाल का सारा खर्चा आपको वहन करना होगा, है ना। मीर जाफर जो है गधा बनने के लिए तैयार हो गया। और मीर जाफर के साथ एक व्यक्ति और थे, वो थे राय दुर्लभ। राय दुर्लभ भी इसमें शामिल था, और बंगाल का एक बहुत बड़ा सेठ था जिसे जगत सेठ कहा जाता है, ये भी इसमें शामिल था। और बाकी जो है अमीचंद तो इसमें शामिल था ही था, है ना। तो वो वही मेन सूत्रधार था इस पूरे मित्रता संधि का या षड्यंत्र का। तो इनको लेकर एक बढ़िया सी क्या बन गई, एक बढ़िया सी व्यवस्था बन गई। किसके खिलाफ ये संगठन बना? ये संगठन बन रहा है सिराजुद्दौला के विरुद्ध। जब सब तैयारी हो गई तो मौका देखा गया कि भाई अब क्या किया जाए। जब सब तैयारी हो गई, मेन जो मुख्य सेनापति था सिराजुद्दौला का, वो था मीर जाफर। और जब मीर जाफर ने ये वादा कर लिया कि नहीं मैं युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा, तो फिर तो लड़ाई आसान हो गई। और जब लड़ाई आसान हो गई तो 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के तट पर प्लासी, एक जगह है प्लासी नामक स्थान पर, एक तरफ ब्रिटिश आर्मी, एक तरफ ब्रिटिश लाइट आर्मी, है ना। लाइट आर्मी मतलब कि बहुत थोड़ी सी सेना, अंग्रेजों की बहुत थोड़ी सी सेना, और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला की मैसिव आर्मी, बड़ी सेना, इनके बीच में युद्ध हुआ। लेकिन इनके बीच में एक व्यक्ति हमने बताया कि मीर जाफर था। और मीर जाफर कौन था? मीर जाफर मुख्य सेनापति था इस मैसिव आर्मी का, इस बड़ी सेना का मुख्य सेनापति था मीर जाफर। लेकिन मीर जाफर ने क्या किया? लड़ने से मना कर दिया। इस मैसिव आर्मी में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था मीर मदान। मीर मदान बहादुरी से लड़ा, लेकिन मीर मदान मारा गया युद्ध के दौरान। युद्ध के दौरान ये मारा गया। और जब जब सिराजुद्दौला ने कहा मीर जाफर से युद्ध करने के लिए, तो मीर जाफर युद्ध के लिए बढ़ा ही नहीं। बहुत बड़ी सेना का ये नेतृत्व कर रहा था, जो सेना लड़ने के लिए आगे बढ़ी ही नहीं सिराजुद्दौला के कहने पर। जब सिराजुद्दौला के कहने पर मीर जाफर आगे ही नहीं बढ़ा युद्ध करने के लिए, तो सिराजुद्दौला समझ गया कि ये सरकार बिक चुकी है ना। समझ गया कि मीर जाफर चालाक है, और मीर जाफर पहले ही कुछ गड़बड़ कर चुका है। तो सिराजुद्दौला भाग गया। सिराजुद्दौला भागा, लेकिन मीर जाफर का एक बेटा था मीरन। मीरन ने उसका पीछा करवाया, और मीरन के कहने पर मीर जाफर की मीरन के कहने पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। और इस तरह से एक बहुत कम समय में, मतलब कि 2-3 घंटे के युद्ध में ही इस युद्ध का फैसला हो गया। और मीर जाफर जब सिराजुद्दौला भाग गया, तो इस युद्ध में जीत हुई अंग्रेजों की, और अंग्रेजों की जीत के बाद दोनों गले मिले, अंग्रेज और मीर जाफर बिकेम द नेक्स्ट नवाब ऑफ द बंगाल। मीर जाफर अगला नवाब बना। मीर जाफर को नवाबी मिली, और इस नवाबी के बदले उन्होंने लगभग 1.5 करोड़ रुपए अंग्रेजों को बांटे। अंग्रेजों को ओबलाइज करने के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया, या दान दिया, या रिश्वत दी, इस तरह से काम किया इन्होंने। तो बस इतना ही था बैटल ऑफ प्लासी। मतलब बात यह है, कहने का मतलब यह है कि बैटल ऑफ प्लासी का कोई बहुत दूरगामी प्रभाव नहीं पड़ा।
जैसे आपसे कभी एक क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे महत्व या भारत में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा युद्ध रहा, तो आपके पास दो ऑप्शन है। सपोज करिए कि एक बक्सर का युद्ध है और एक प्लासी का युद्ध है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? हमको हमको जो है आप मैसेज करिएगा, जब आप जो है वीडियो के नीचे लिंक में आप मैसेज करिएगा, तो हमको पता चलेगा कि आप क्या सोचते हैं। और आप ये भी बताने का प्रयास करिएगा कि क्यों हुआ ऐसा, मतलब आप जो मान रहे हैं, आप में से कोई मानेगा कि प्लासी ज्यादा महत्वपूर्ण युद्ध रहा और कोई मानेगा कि बक्सर ज्यादा महत्वपूर्ण युद्ध रहा। क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिविटी के साथ इसमें आप आंसर भी दीजिएगा, बताइएगा भी कि आप ऐसा क्यों मान रहे हैं। तो ये हुआ बैटल ऑफ प्लासी। और अब हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में बैटल ऑफ बक्सर की।